जय हिंद। शुरू करते हैं शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। और इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ताकि आप लोग थोड़ा आइडिया मिल जाए आंसर को सॉल्व करने का। तो ये हम लोग पढ़ते हैं इसको। शिक्षण का अर्थ है लक्ष्य को साधते हुए किसी को सिखाना। शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ट्रीपोलर माना गया है। शिक्षण के लिए उसे छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम करिकुलम की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है। पाठ्यक्रम की विशेषताएं आइए जानते हैं इनको। नंबर 1, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और पाठ्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम अभ्यास के पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण सूत्र ये क्या होते हैं, आइए जानते हैं इनसे। टीचिंग रूल, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चों को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। पता करने से अध्यापक को कक्षा स्तर लेवल का पता चल जाता है। ज्ञान पता होने पर बच्चों को वहाँ तक पढ़ाना है जो बच्चे नहीं जानते हैं। सरल से कठिन की ओर, पहले अध्यापक को सरल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर का स्तर तथा बिल्कुल अंत में मुश्किल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक शुरू में ही कठिन रचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों का विश्वास डगमगा जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट यानी कि अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद उसका सामान्य रूप प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे विशिष्ट रूप से ज़्यादा ध्यान देते हैं। मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आइए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद उनको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। बच्चा उन चीज़ों के ऊपर तार्किक रूप से नहीं सोचता जो उसने पहले नहीं देखी हुई है। अतः पहले बच्चे को वस्तुएं दिखानी चाहिए, उसके बाद उनको हटा करके उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर, अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए, बाद में उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए पहले गाड़ी के बारे में, फिर उसके भागों के बारे में वो जान सकते हैं पहले। अब जानते हैं इसमें अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो बच्चा किसी भी नए संप्रत्यय यानी जिन कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा कंफ्यूज में रहता है। बच्चे के भ्रांति को ध्यान में रखकर उसको ज्ञान देना चाहिए, ताकि वह उसके प्रति निश्चित हो जाए। बाल केंद्रित के अनुसार कि अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों की अनुभूतियों, व्यवहार तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। तो मनोविज्ञान 9वां है। फिर मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले अध्यापक को मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को तैयार करना चाहिए कि उसको पढ़ाई करनी है। अगर वह मनोविज्ञान आधार बनाकर पढ़ेगा तो वह रुचि के साथ पढ़ता हुआ तर्क प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक कला है और शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और यहाँ पर दिया है सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकरण रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों का शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीकी है। यह शिक्षण एक अति छोटा रूप है जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। यह शिक्षण छात्रों के छोटे छोटे समूह में होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र
एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सत्र का मतलब है टीचिंग सेशन 6 मिनट का होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रतिपुष्ट सत्र फीडबैक सेशन ये भी 6 मिनट का होता है। पुनर्योजना सत्र रीप्लान सेशन 12 मिनट का। पुनः अध्यापन सत्र रीटीच सेशन भी 6 मिनट का। इसमें आगे देखते हैं हम लोग। अब पुनः जो प्रतिपुष्ट सत्र है रीफीडबैक सेशन 6 मिनट का और कुल 36 मिनट का है टोटल। तो बृहत शिक्षण का अर्थ विस्तार तरीके से पढ़ाने से है। बृहत शिक्षण में अध्यापक एक ही समय में सभी छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। यह शिक्षण पूरी कक्षा को लेकर होता है, न कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे छोटे समूह में। बृहत शिक्षण व्याख्यान लेक्चर मेथड विधि पर आधारित होता है। बृहत शिक्षण में छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। और समूह शिक्षा या टोली शिक्षण शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर जो है विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। इसमें शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया लचीली रखी जाती है ताकि शिक्षण जो है उद्देश्य के अनुसार तथा उस शिक्षकों की योग्यता के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में आवश्यक व इच्छित परिवर्तन लाया जा सके। पुनर्शिक्षण का अर्थ है दोबारा पढ़ना। पुनर्शिक्षण में अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रखकर दोबारा से पाठ्यक्रम पढ़ाता है। इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि किस बच्चे को वह पाठ याद है, किसको नहीं। पूरा का पूरा पाठ सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे भले ही किसी को वह पाठ याद है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक मूल्यांकन की बात करें इसमें उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक मूल्यांकन। तो इसके बाद जिन जिन बच्चों को कह रहा है कि किसी विशिष्ट माफ कीजिएगा थोड़ा पाठ में दिक्कत आ रही है, ठीक है, दिक्कत आ रही है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इस शिक्षण में हम उसी स्तर की बात करते हैं जिस स्तर में बच्चे को समस्या है, न कि पूरा का पूरा दोबारा से पढ़ाने की। आगमन विधि में हम पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं। बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरण अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अतः जब अध्यापक उदाहरण देता है तो बच्चे उसे जीवन से संबंधित करके अच्छे से सीख लेते हैं। यह विधि विशिष्ट से सामान्य है नहीं की ओर चलती है। प्राथमिक स्तर पर यह सबसे अच्छी विधि है। अब बात करते हैं निगमन विधि में हम पहले नियम देते हैं और बच्चा नियमों को आत्मसात करके तेजी से सीख लेता है। बाद में वह नियमों में से नियम बनाना भी सीख लेता है। गणित और व्याकरण में यह विधि सबसे ज़्यादा सफल होती है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यह विधि उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है। अब है इसमें किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जर्मन के फोबरेल थे। इनके अनुसार स्कूल बच्चों का बाग है जिसमें बालक स्वक्रिया से स्वच्छंदता के वातावरण में खेल सके। किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को खेल खेल में सिखाना होता है। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के लाभ क्या क्या हैं? उसके लाभ हैं कि शिक्षा शिशु शिक्षा पर बल और खेल द्वारा शिक्षा, बालकों की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं, सामाजिक भावना का विकसित होना। इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब है मॉन्टेसरी शिक्षा। मॉन्टेसरी शिक्षा की जन्मदाता जो है मारिया मॉन्टेसरी थी। इन्होंने कम बुद्धि बालक की शिक्षा का कार्य शुरू कर यह अनुभव किया कि मानसिक कमजोरी ज्ञानेंद्रियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव में उत्पन्न होती है। अतः इन्होंने कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विद्या से सिखाने पर बल दिया। मॉन्टेसरी शिक्षा के गुण क्या हैं? ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देना, दूसरा स्वतंत्रता पर बल देना, शारीरिक शिक्षा पर बल देना, स्वशिक्षा पर बल देना, दंड का बहिष्कार, शिक्षा खेल से माध्यम देना, माफ कीजिएगा, शिक्षा खेल से माध्यम से देना, गलत लिखा, शिक्षा जो है खेल के आना है, खेल के माध्यम से देना, ठीक है। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक थे।
किलपैट्रिक के मतानुसार क्या है कि प्रोजेक्ट एक मनुकूल साभिप्राय क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में अग्रसर होता है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब है प्रोजेक्ट पद्धति की प्रक्रिया। तो अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को बोलता है कि इस समस्या का हल ढूंढो। बच्चे उस समस्या को लेकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बच्चों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है, न कि अध्यापक की। अब प्रोजेक्ट के निर्वाचन होने के बाद उसकी संरचना बनाई जाती है। अब प्रोजेक्ट की समाप्ति पर मूल्यांकन किया जाता है। अगला पढ़ते हैं हम लोग डाल्टन पद्धति। 1920 में हेलन पार्क हर्स्ट द्वारा निकाली गई। हेलन अमेरिका के डाल्टन नगर में 30 बच्चों की इंचार्ज थी जो आयु तथा योग्यता के भिन्न भिन्न थे। उनकी शिक्षा के लिए अपनाई गई विधि ही डाल्टन विधि कहलाई। डाल्टन पद्धति के गुण क्या हैं? शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, स्वयं क्रिया तथा अनुभव से सीखना। दूसरा, निश्चित समय में निश्चित कार्य और बालकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। अगला है शिक्षक और बच्चों के मध्य गहरा संबंध विकसित होना। पेस्टालॉजी विधि के समान प्रवर्तक जॉन हेनरी पेस्टालॉजी थे। इन्होंने जिस शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाया, इन्होंने शिक्षा शास्त्र पर बल दिया, अर्थात अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में कैसे सीखते हैं, बच्चे किस विधि से ज़्यादा सीखते हैं आदि। इनके अनुसार जो है शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ह्यूरिस्टिक शिक्षण के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग थे। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है अन्वेषण। स्वानुभाविक शिक्षण में बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है। इस शिक्षण में जो है अध्यापक की सहायता और परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों को समस्या के लिए प्रश्न दे देता है और वहाँ से हट जाता है। जब बच्चे उसका हल खोजते हैं, माफ़ कीजिएगा, और जब बच्चे उसका हल खोजते हैं उसके बाद खोजते हैं, मतलब ऐसा लिखना था इन्होंने। व्याख्यान विधि लेक्चर में क्या होता है कि लेक्चर डिस्क्रिप्टिव मेथड में कि अध्यापक एक पाठ को तैयार करके आता है और किसी विषय के विविध पक्षों को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। और यह विधि शिक्षक केंद्रित है, नहीं, शिक्षक केंद्रित होती है, टीचर सेंटर्ड। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर की शिक्षा के लिए किया जाता है, जो ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हो। परिचर्चा विधि, इसमें क्या होता है कि छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस विधि के द्वारा जो है सभी अपने अपने विचार रखते हैं और कई बार छात्र किसी विषय को लेकर जो है विवेक डिस्कशन भी करते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि सभी छात्र अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जब अध्यापक रोचक उदाहरण, चार्ट, नक्शे, मॉडल, प्रोजेक्टर आदि प्रकार के शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स प्रयोग करके पढ़ाता है तो यह निरूपण विधि कहलाती है। इम्पॉर्टेंट है। यह एक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर विधि है। यह शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद अब आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न। आइए फिर, आप लोग तैयार हैं तो शुरू करते हैं। अगर अब अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। अभ्यास प्रश्न में आपने करने कम से कम इसमें 85 क्वेश्चंस हैं, 84 से 80 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके ये। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कहता है कि छात्र डॉट से ज़्यादा सीखते हैं, किससे ज़्यादा सीखते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो आपने बताना है। तो सबसे ज़्यादा, और करने से सीखता है या फिर देखने से या पढ़ने से या सुनने से? तो भैया ऑब्वियसली बात है, किससे सीखता है? करने से सीखता है। अगला, छात्र आमतौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो कैसे होते हैं? आप सोचो जरा इसको। ऑप्शन ए, छात्रों को अच्छे अंकों के साथ पास करता है। बिल्कुल, ये तो गलत बात है। अपने छात्रों को डराता नहीं है। ओके। और छात्रों की ज़रूरतों को समझता है, सभी छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है। तो आप समझ रहे होंगे इसका सही जवाब यही हो सकता है। अगला, छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, वह उन्हें दयालु व्यक्तियों का आचरण दिखाए, या फिर उन्हें
इसके महत्व के बारे में बताएं। संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्याख्या करें, या फिर इस बारे में अनेक उदाहरण दें। तो सही जवाब इसका सी। अगला, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? सही जवाब इसका, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। छात्र संघों का प्रभाव, या फिर असरदार दर्शन की कमी, या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, या माता पिता अभिभावकों की दखलंदाजी। तो भैया देख लो, सही जवाब है असरदार मार्गदर्शन की कमी। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्रियाकलाप तकनीकी होती है, छात्र केंद्रित होती है, कक्षा केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित, या फिर विषय केंद्रित? तो सही जवाब इसका छात्र केंद्रित, ऑप्शन ए सही जवाब इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 6। बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए विस्तृत व्याख्या प्रदान करना, या बीज विकास की तस्वीरें दिखाना, या फिर छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का परीक्षण करना, या बोर्ड पर चित्र बनाकर विवरण देना। तो सही जवाब क्या है इसका? छात्रों के द्वारा जो बीज लगाकर अंकुरण का निरीक्षण करना। तो ये है। और क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी ... इसमें से बता बेहतर, संतोषजनक और सार्थक सभी व्यक्ति संबंधियों के लिए महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन है सभी संबंधियों के लिए महत्वपूर्ण, ये उद्देश्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार सोचते हैं? ऑप्शन ए वो भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क से, या सामाजिक परिस्थितियों से जहां सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर सामाजिक परिस्थितियों में जहां भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही है? उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षण पास करने के लिए तैयार करना, या फिर अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, या विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, या फिर छात्रों को सोचने की शक्ति विकसित करना। तो ऑप्शन सही सी जो सही जवाब, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना। और अगला इसमें हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसमें छात्रों में श्रम मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए, शिक्षक को मेहनत के काम में लगना चाहिए, या फिर मेहनत के महत्व का विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए, छात्रों को मेहनत करने के मौके देने चाहिए। तो ऑप्शन डी जो सही जवाब इसका, उनके मन को मौके दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 11। समूह में सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को क्या कहते हैं? निरुत्साहित किया जाना चाहिए, फिर अनदेखा करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या भैया तो सही लग रहा है ऑप्शन सी प्रोत्साहित करना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। कैसा माना जाता है? एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, या फिर एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो जो सही जवाब इसका वो है एक नियमित कार्य, ऑप्शन ए बता रहा है सही। क्वेश्चन नंबर 13। विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही जवाब इसके सारे सही जवाब। कौन सा? कि विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी सारे अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, विद्यार्थी अधीर एवं संवेदनशील होते हैं। तो सही जवाब सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछता है कि एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह क्या करे? छात्रों को विषय की जानकारी देता है, या फिर विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती हो, फिर छात्रों को परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करती हो, या फिर छात्रों को स्वास्थ्य में के प्रति सचेत करता है। तो जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या करती हो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है इसका कि विद्यालय की संरचना पर, शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की विषय की समझ, या शिक्षक की लिखावट। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस चीज पर छात्र कक्षा में सामान्यतः ज्यादा ध्यान लगाते हैं? किताबों में,
प्रदर्शन में या फिर व्याख्यान में या प्रयोग में? तो सही जवाब इसका प्रदर्शन में, जो उनको दिखाया जाता है उसमें ज़्यादा ध्यान जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कोई शिक्षक जो है छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है? जो सही जवाब इसका वो है किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो समय नहीं इतना ज़्यादा, तो मैं सीधे सही जवाब पढ़ूंगा, आप लोग एंजॉय करिए उसको। यदि कोई छात्र प्रायः अश्लील और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे? तो छात्र को परामर्श देंगे कि भाई ऐसा नहीं करें, ठीक है। और बाकी इसमें क्या, इस बात की रिपोर्ट तुरंत प्रिंसिपल को करेंगे, छात्र को कठोर दंड देंगे, उसके माता पिता की बात करेंगे और इस बात का मूल कारण पता लगाएंगे। तो सही जवाब क्या है? छात्र को परामर्श देंगे, भाई साहब ऐसा ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 में पूछता है कि छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है? वो समयनिष्ठता की, या फिर निष्पक्ष रवैये की, सख्त अनुशासन की भावना, आत्मविश्वास? तो समयनिष्ठता की। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों के लिए साहित्य में मुख्यतः क्या होता है से संबंधित अंश होने चाहिए? बच्चों के लिए साहित्य में मुख्यतः क्या होना चाहिए? धर्म या फिर राजनीति, साहसिक कार्य, जिज्ञासा? तो सही जवाब इसमें क्या है? माफ कीजिएगा, धर्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात हो रही है। जिज्ञासा होनी चाहिए, माफी चाहता हूँ इसके लिए। छात्रों में सब अच्छी आदतें डालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो शिक्षक होता है, फिर या छात्रों के माता पिता, या छात्रों के अभिभावक? इसमें से सभी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। माफ कीजिएगा, शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं? तो सबसे नियंत्रित उपाय क्या है इसमें से? ऑप्शन सी कि समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना। अगला क्वेश्चन हम सीधे पढ़ते हैं। इसमें पढ़ाने की प्रक्रिया का केंद्र होता है, कौन होता है? बिल्कुल छात्र होगा इसका केंद्र, ऑप्शन डी। मनोविज्ञान का कैसा विज्ञान है? मानसिक प्रक्रिया का है या किस चीज़ का है? तो इसका जो है मानसिक प्रक्रिया का बिल्कुल है, मानसिक प्रकारों का है, मानसिक अवस्थाओं का, तो सभी का है, ऑप्शन डी। यदि कोई गरीब छात्र अपना मासिक शुल्क समय पर जमा नहीं कर पाता है तो आप क्या करेंगे? तो भाई साहब इसका हम शुल्क जमा करने के लिए उसे थोड़ा और समय देंगे, ये ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि अधिमान्यता पाठ्यचर्या को, क्वेश्चन नंबर 26वां फिर से पढ़ते हैं। अधिमान्यता पाठ्यचर्या को ... विकसित किया जाना जरूरी होता है। तो इसमें सही जवाब है बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि गलती करने वाले जो विद्यार्थियों उनको ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से क्या वांछित माना जाता है? तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, ए और बी। ए और बी में ऑप्शन ए क्या बोलता है? विचार विमर्श के माध्यम से परामर्श देना या माता पिता के साथ निकट संपर्क करना। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब है इसका। आइए अगला क्वेश्चन भी और बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है कि डाल्टन योजना नामक शिक्षण विधि का शैक्षणिक साहित्य में एक सफल प्रयोग के रूप में वर्णन किया गया है। यह ... से संबंधित था, किस संबंधित था? जिसमें इसमें सही जवाब है वो है ऑप्शन ये, आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसमें है। विद्यार्थियों को अपनी खुद की पहल के माध्यम से आसपास की परिस्थितियों और व्यक्तियों से अपने आप सीखने की अनुमति देने वाली एक खुली विद्यालय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण, आपको खालिस्तान भरना है, के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। किन के लिए होती है उपयोगी? तो जो दिया है केवल प्राथमिक या फिर केवल कनिष्ठ या फिर 10+2, तो सभी के लिए उपयोगी होती है सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से क्या अलग अलग कक्षाओं में विद्यार्थियों के समूह को विस्मांगी बनाने का एक कारण नहीं है? तो जो सही जवाब है उसमें वो है ए, पिछली कक्षाओं में एक साथ रहा होना, वो है। प्रश्न संख्या 31 ये पूछता है कि विभेदात्मक अनुदेश लागू करने वाले शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से क्या किए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है? तो सही जवाब है ए,
विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुदेश के 3 या 4 स्तर मुहैया कराना। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 पूछता है, ये आपको आगे फिल करना है। मैं विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को जिम्मेदार ठहराना शामिल होता है। तो उत्तरदायित्व सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी उत्तरदायित्व में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को जिम्मेदार ठहराना शामिल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पूछता है कि निम्नलिखित में से क्या किसी कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? कौन सी सबसे उपयुक्त? कि सभी विद्यार्थियों की जरूरत पर ध्यान देना, ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को मुख्यतः गृह कार्य दिया जाता है, क्योंकि सही जवाब इसमें वह अध्यापक का कार्य बचाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन पूछता है कि विद्यार्थी का शिक्षण के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थी का शिक्षण के अनुसार होना चाहिए तो वह उनका स्वभाव होना चाहिए, उनकी सीखने की क्षमता या फिर उनका मानसिक विकास, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब उनके सीखने की क्षमता, ऑप्शन बी। शिक्षण में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के कारण वो क्या हो सकते हैं? शिक्षण रुचिकर बन गया। 37 निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो सही जवाब क्या है इसका? निदर्शन विधि जो सबसे सर्वोत्तम है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है? मैक्रो शिक्षण या फिर टीम शिक्षण या फिर सहभागी शिक्षण, माइक्रो शिक्षण। तो बिल्कुल ऑब्वियसली माइक्रो होगी। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो निरूपण, ये जो सर्वोत्तम ढंग है, व्याख्यान भी नहीं है, विचार विमर्श वर्णन भी नहीं है, तो निरूपण है। तो प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों को पुरुष से बेहतर पढ़ा सकती है, पुरुष से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है। या फिर ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं, कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती है या बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार करती है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब इसका, ये सही जवाब है। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। कौन सी अध्यापन की सबसे सर्वोत्तम प्रणाली? तो सही जवाब इसमें चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, ये सही जवाब है। दंड ने देकर बच्चे को बिगाड़ना, ये अभिप्राय है। कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए या फिर शारीरिक दंड स्वीकार नहीं, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार, जिसमें अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 43, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लचीला या फिर उद्देश्यपूर्ण, अध्यापक के अनुसार या फिर ए बी दोनों। तो सही जवाब क्या होना है इसका? वो सही जवाब है लचीला होना चाहिए। कथन कौन सा है सत्तेज में से? बताना है आपने कि पाठ्यक्रम विषय का अनुबंध है। पाठ्यक्रम सभी शैक्षिक संस्थानों में एक जैसा होता है या पाठ्यक्रम के औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं इसमें। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के तरीकों को सम्मिलित नहीं करता है। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन सी कि पाठ्यक्रम में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित है। 45 इसमें पूछता है कि जो आपका सूक्ष्म यानी कि माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। अध्यापन अभ्यास के दौरान। आइए अगला पढ़ते हैं इसमें कि विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? आदर्शवादी दर्शन को, फिर अनुशासन को या फिर करुणा मनोरंजन को।
सबसे ज़्यादा, तो वह अनुशासन को पसंद करते हैं। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? तो वह निदर्शन पद्धति के द्वारा। व्याख्यान, आगमनात्मक, पाठ्य पुस्तक, वो सब कुछ नहीं है। सबसे सही जवाब है निदर्शन पद्धति। अगला है शिक्षण द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी में शामिल है। तो ऑप्शन सी सभी जवाब है इसका। माफ कीजिएगा, इसमें देख लेते हैं एक बार। हाँ, सी जवाब पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आ रहे हैं इसमें। तो व्याख्यान भी है, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान भी है, सामूहिक कार्य भी है, और स्वाध्याय नहीं है, मतलब खुद पढ़ना। तो बाकी तीनों आ रहे हैं इसमें। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इसमें। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, या फिर अनुभव का सीखना, या फिर शिक्षक का ज्ञान, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है। आइए इसमें से सबसे सही जवाब लग रहा है वो क्या लग रहा है? ऑप्शन ए, शिक्षकों और विद्यार्थियों को की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन कौन सी सेमिनार की विशेषताएं हैं? कौन कौन सी है? तो यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल होते हैं। या फिर इसमें जो है व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो जो सही जवाब है इसमें वो है पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं। इसमें व्यक्ति ये वाला नहीं है, इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 हो गया हमारा, अर्धशतक लग गया है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? तो निदान, उपचार, निर्देश या प्रतिपुष्टि? तो इसमें निर्देश सही जवाब है इसका। माफ कीजिएगा, ये गलत बता दिया मैंने। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? निदान भी ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपचार या प्रतिपुष्टि या निर्देश? तो सही जवाब इसमें चारों है इसमें। ठीक है, वो निदान भी होना चाहिए, उपचार भी होना चाहिए, निर्देश भी और प्रतिपुष्टि। तो ये वाला सही जवाब है, चारों इसमें है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, या फिर मूल्यों पर व्याख्यान, परिसंवादात्मक विवरण, या फिर मूल्यों पर संगोष्ठी परिसंवाद, या फिर मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र? जो सही जवाब है इसका इनमें से वो है ऑप्शन डी, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं हम इसमें कि प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? कौन सा समझा जा सकता है इसमें कोड दिए गए हैं। विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, या फिर अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, या फिर विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, या फिर विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, या निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, विद्यार्थियों का अभिप्रेरणा, अभिमुखीकरण। तो बाप रे, इतने सारे दे रखे इसमें, 6 दिए हैं। तो जो सही जवाब हो सकता है इसका, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा और छठा। तो पांचों मतलब गलत है इसमें। ये पढ़ लें आप लोग दोबारा से, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 पे। इसमें पढ़ते हैं कि शिक्षण की जो प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए इस पर देख लेते हैं। अध्यापक को विषय का ज्ञान, या फिर अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, फिर अध्यापक का संप्रेषण कौशल, या फिर विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, या फिर विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क या कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता।
तो क्वेश्चन नंबर 54 है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 2 1 3 और 5 6, सॉरी 1 3 और 6, ये 1 3 और छठा, तो दूसरा और ये नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अच्छा सवाल है भाई, ये छप सकता है कि शिक्षक पद्धतियों और विषयों में ज्ञान की दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में सक्षम, पढ़ाने की उत्सुकता या धैर्य दृढ़ता। तो ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 56 में बढ़ते हैं हम लोग कि डॉट इसमें फिल करना आपको कि एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो किसको? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। आइए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षा की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? वो कहते विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ये सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हम लोग। 59, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। सही जवाब ए। 60, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो सही जवाब इसमें वो है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को एकांकी और तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। 61, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कौन सा? ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके। आइए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो सही जवाब इसमें विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ये सही जवाब इसका ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हम लोग। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो सही जवाब इसमें क्या हो सकता है? वह सक्रिय भागीदारी। अरे भाई आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? चलो मैं आपको एक वो सुनाता हूँ आपको एक। तो आइए आपके लिए आपकी खिदमत में एक हाजिर करता हूँ एक कि हम पहाड़ी हैं। तो मैं आपको एक पहाड़ी शायरी सुना देता हूँ, एक गज़ल, एक शायरी मेरी तरफ से डेडिकेट है आप सभी के लिए कि अक्सर मैं थोड़ा तो शायरी पेश है आपके लिए कि गोबर फेंकने के बहाने अक्सर मिलने आया करती थी वो। गोबर फेंकने के बहाने वो मिलने आया करती थी वो। मोहब्बत के दुश्मनों ने साला भैंस ही बेच डाली। तो चलिए कैसा लगा आपको बताओ मुझे। खैर आगे बढ़ते हम लोग। ये दशाएं भाई पहाड़ में ऐसा होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो भाई इसको पढ़ते हम लोग। तो इसमें सही जवाब है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि किस बात का? वह है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। इस बात का संकेत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप के से बार बार हो रहा है या फिर बच्चे के सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित जरूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो है
ऑप्शन शायद इसमें गड़बड़ दिए हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ये ऑप्शन ए सही जवाब इसका, बाकी ये गलत हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को उनकी तरह की सामूहिक गतिविधियों में रखती है, माफ कीजिएगा, गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, सामूहिक परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो इस सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, इस पर। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि एक विषय क्षेत्र में से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे को बढ़ावा मिलता है। तो ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः क्या होते हैं? ऑप्शन सही जवाब इसमें बी दे रखा है, इसमें आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों का। आइए क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं हम लोग कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा सही कारक है? शिक्षक विद्यार्थी संवाद। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, तो इसमें सही जवाब है वो है कौन सी जिम्मेदारी? विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी सही जवाब है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 पूछता है कि गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो ऑप्शन सी जो है सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, इस पर सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 72 इसमें इसको पूछता है आपको कि एक शिक्षिका, एक टीचर होती है, अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण कर ले जाती है नहीं, मतलब माफ कीजिएगा, एक टीचर जो है अपनी कक्षा को घुमाने ले जाती है, समझ लो आप। तो प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो ये सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए 73 नंबर का पढ़ते हैं हम लोग कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है, माफ कीजिएगा, और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या है? जो सही जवाब इसमें से वो है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ओहो, ऐसा ना करे भाई। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या रखना चाहिए? कौन सी सावधानी? देखिए इसमें सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, अन्य जैसे और बच्चों के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पूछता है कि निम्नलिखित का स्वनियमन का क्या अर्थ है? ए इसमें बताता है स्वनियमन का मतलब योजना की दृढ़ता। 77 पूछता है कि एक शिक्षण को, जो सही जवाब इसमें एक शिक्षण को कैसा होना चाहिए कि एक शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग पढ़ते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब इसका। और आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता
एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो सही जवाब इसमें विभेदित अनुदेशन से। आइए क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग पहुंच गए हैं। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो वो ऑप्शन ए सही जवाब इसमें कि वह बच्चों की जो पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग पहुंच गए हैं। और एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो जो सही जवाब इसमें ऑप्शन बी है, पढ़ लीजिए इसको, कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन बी सही जवाब इसमें। और अब पढ़ते हैं हम लोग 82 शिक्षण, अरे माफ कीजिएगा इसमें गड़बड़, हाँ ठीक है 81। अब है 82, आप लोग देख रहे हैं इसमें कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकरण होना चाहिए था इसमें। ऑप्शन बी सही जवाब है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 83 इसमें पूछता है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? किस पर करना चाहिए? तो शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ऑप्शन बी। और इसमें अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं आपको, ये आपका आंसर की है आपकी, आप चाहे तो इसमें देख लें पॉज करके, धीरे धीरे आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, इसी के साथ ये समाप्त होता है। ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, एक अंतिम मैसेज, भारत माता, इसके जवान, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग और मानवता का सम्मान करिएगा। जय हिंद। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।